अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एक समीक्षा। स्वतंत्र भारत में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित आर्थिक ढांचे का स्वीकार किया गया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तथा वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। सरकारी नीतियों और प्रशासन के क्रियान्वयन के सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स कर सरकार के आय के स्रोत हैं। भारत में 1991 में भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें से सुधार आता है आर्थिक सुधार की आवश्यकता। हमें आर्थिक सुधार 1990 और 91 में हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ने के रीजन क्या थे भाई? पहला रीजन आता है 1990 से 91 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा सरकार विदेशों के लिए गए उधार के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं थी। विदेशों से जो लिए गए उधार थे उसको चुकाने की स्थिति में नहीं थी, जिसके कारण हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। विदेशी व्यापार में घाटा बढ़ता जा रहा था, इसके कारण हमें आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी। 1988 से 91 तक इसके बढ़ने की दर अधिक थी। 91 तक घाटा 10,644 करोड़ हो गया था। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरकर मात्र 2 सप्ताह के आपात पर्याप्तता स्तर पर आ गया था। इस कारण हमें नई आर्थिक नीति यानी आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरकर मात्र 2 सप्ताह के आपात पर्याप्तता स्तर पर आ गया था। 1990-91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ले ली थी। आपातकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। ऐसी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट थी, जिसकी दर 12% के आसपास हो गई थी। यानी कीमतें हर साल 12% बढ़ रही थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण तथा बाजार मूल्यों में वृद्धि हो रही थी। यानी बढ़ती कीमतों के कारण यहाँ पर कृषि उत्पादों में यानी खाद्य पदार्थों में भी भारी मात्रा में वृद्धि होती जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप बजट के मौद्रिक घाटे में भी वृद्धि हुई, साथ ही साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई और परिणामस्वरूप भारत के सामने एक राजकोषीय तथा वित्तीय व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई। इसीलिए भारत के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे हुए थे। 2 विकल्प क्या थे? निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर भारतीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए, या फिर राजकोषीय अनुमान को स्थापित करें तथा उद्योग वर्ग संरचनात्मक समायोजन लाया जाए। आर्थिक सुधार की विशेषताएं क्या थी? आर्थिक सुधार जो अभी आर्थिक सुधार हुए उनकी विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण करना था। जितनी भी औद्योगिक नीतियां थी उस सबका उदारीकरण करना था। उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना था। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस खत्म करना था। आयात और निर्यात की नीति के उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का तथा निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो जाए। डॉलर के मूल्य में घरेलू मुद्रा का जानबूझ करके अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब है जो गवर्नमेंट जानबूझ करके विदेशी मुद्रा के सामने घरेलू मुद्रा को क्या करती है? कम करती है। देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया गया था। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार किया जा सकता है। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। तो ये सारे रीजन है आर्थिक सुधार के मुख्य विशेषताएं जिसमें ये सुधार किए गए। तो इसमें सुधार क्या किया गया? पहले हमारी इकोनॉमी में चलता था LQP। हमारी इकोनॉमी में पहले क्या चलता था? LQP चलता था। अब LQP क्या था? लाइसेंसिंग कोटा परमिट ये पहले था, 1991 से पहले था। तो इसकी जगह पर LQP की जगह पर क्या लगा दिया गया? LQP की जगह पर क्या लगा दिया गया? LPG लाइसेंस लिबराइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया। तो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है उदारीकरण, यानी लिबराइजेशन होगा उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या? उदारीकरण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रतिबंध लगाए गए उन सारे प्रतिबंधों को अर्थव्यवस्था से क्या कर देना, मुक्त कर देना, हटा देना, वो उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत में जुलाई 1951, 24 जुलाई 1991 वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसमें उदारीकरण आया। उदारीकरण में क्या हुआ? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार हुआ, विदेशी व्यापार क्षेत्र संबंधी सुधार हुआ। ये उदारीकरण, जैसे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ कि भाई पहले क्या था, भाई बिना लाइसेंस लिए उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता था, बिना लाइसेंस लिए कोई भी उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करके क्या कर दिया गया कि भाई लाइसेंसिंग का उन्मूलन कर दिया गया कि बिना लाइसेंस लिए भी उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, कुछ ऐसा सुधार। अगला टॉपिक आता है भाई निजीकरण। निजीकरण का क्या मतलब? निजीकरण का अर्थ है कि यदि कोई सरकारी उद्यम को घाटे में जा रहा है तो उसको किसी प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देना, हस्तांतरित कर देना। जैसे कि निजीकरण से तात्पर्य है भाई, निजीकरण से तात्पर्य कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को किसी को निजी क्षेत्र को क्या करना, हस्तांतरित कर देना है। तो निजी क्षेत्र को क्या कर देना है, हस्तांतरित कर देना, निजीकरण करना। जैसे भारत में रेलवे चल रही है, पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है रेलवे। अब रेलवे की घाटे में, मान लो रेलवे क्या जा रहा है, घाटे में जा रहा है, तो रेलवे को बेच देना, किसी निजी क्षेत्र को क्या कर देना, बेच देना, ये कहलाता है निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निजीकरण। निजीकरण के लाभ क्या है? निजीकरण का लाभ ये है कि इसके अंदर काम बड़ी तीव्र गति से होता है, जीडीपी बड़ी तीव्र गति से क्या होता है, बढ़ता है। हर किसी को अपने स्वहित के बारे में सोचना, तो यहाँ पर निजीकरण में प्राइवेट सेक्टर होता है, तो ये सब के सब अपने हित के बारे में ही क्या करते हैं, सोचते हैं। तो ये निजीकरण का लाभ है। नुकसान क्या है कि ये सामाजिक हितों की अवहेलना करता है, सामाजिक हित के बारे में नहीं सोचेगा, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिला है इसके बारे में नहीं सोचेगा, लोगों को अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, तो इसके बारे में नहीं सोचता है निजीकरण। अगला पॉइंट आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व अर्थव्यवस्था को ग्राम अर्थव्यवस्था में क्या कर देना, बदल देना। विश्व अर्थव्यवस्था को ग्राम अर्थव्यवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व अर्थव्यवस्था को ग्राम अर्थव्यवस्था में बदलना वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के खुले तौर पर क्या करता है, व्यापार करता है, उसे क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण बोला जाता है। भारत में एलपीजी की नीति के मुख्य बिंदु निम्न है। विदेशी तकनीकी पर समझौता, MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, समुद्र पारीय व्यापार के अवसर, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, बैंकिंग सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति। ये सारे के सारे भारत में एलपीजी की नीतियों के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें सुधारात्मक कार्रवाई की गई, जैसे इसमें एक पॉइंट है भाई वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार। वित्तीय क्षेत्र पहले आरबीआई था, एक नियामक के रूप में काम करता था, कंट्रोलर फॉर्म में काम करता था, जो बोलता था वही होता था। लेकिन आज आरबीआई को एक सहायक, फैसिलिटेटर के रूप में काम करना पड़ता है, सहायक के रूप में, यानी बाजार शक्तियों के हिसाब से आरबीआई क्या करेगा, निर्णय लेगा। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनके बेहतर तकनीकी और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ नए बाजार के द्वार खुल जाते हैं। जबकि दूसरे कुछ समूह अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं होता है। यदि हम वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं तो यहाँ पर जो घरेलू उद्योग होगा, घरेलू उद्योग को संरक्षण नहीं प्राप्त होगा और विदेशी उद्योग जो बाहर की कंपनियां हैं आकर के क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। भारतीय संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन निर्वहन सुविधाओं को बेहतर किया है तथा मनोरंजन, संचार, परिवहन आदि इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को विस्तार किया। हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन यहाँ पर घरेलू उद्योग को बढ़ावा इतना नहीं मिला। भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां विदेश की कंपनियां, मोस्टली कंपनियां विदेशों की कंपनियां जो यहाँ पर चल रही हैं, चाहे वो मनोरंजन के सेक्टर में हो, कम्युनिकेशन के सेक्टर में हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में हो, सारी की सारी चीज़ें हैं। मोबाइल उठा कर देख लें, गाड़ियाँ उठा करके देख लो, ये सारी की सारी कंपनियाँ क्या होती है, बाहर की कंपनियाँ भारत के अंदर चल रही हैं।
अब वैश्वीकरण के, उदारीकरण के, निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा भैया? उच्च आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी बढ़ने लग गया, विदेशी निवेश में वृद्धि, बाहर की कंपनियां ढेर सारी देश के अंदर आई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि यानी वैश्वीकरण से क्या हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार भारत के अंदर आया, नियंत्रित मुद्रास्फीति, कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाया गया, निर्यात संरचना में परिवर्तन हुआ, निर्यात की दिशा में परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता की संप्रभुता स्थापित हुई। आज उपभोक्ता जो वस्तुएं पसंद आता उन वस्तुओं को खरीदता है। नकारात्मक प्रभाव क्या बढ़े? कृषि की प्रभावहीनता, यानी इस एलपीजी की नीतियों ने कृषि पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, पूरी तरीके से शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही क्या किया? ध्यान दिया है, कृषि पर ध्यान नहीं दिया। रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि, यानी देश में जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, आय के वितरण में असमानता, दिन प्रतिदिन अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लाभोन्मुखी समाज, यानी हर कोई जो जितने भी सेक्टर है सबके सब अपने लाभ के बारे में सोचते, सामाजिक कल्याण के हितों की अवहेलना करें। निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव इसमें ये संसाधनों का अतिशय दोहन, संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन हो रहा है, पर्यावरण का अपक्षय हो रहा है, पर्यावरण के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा कि पर्यावरण दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? नुकसान होता जा रहा है, पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा है। रुपए के अवमूल्यन का क्या मतलब है? जब गवर्नमेंट सरकार, देश की सरकार जानबूझ करके घरेलू करेंसी की वैल्यू में क्या करती है? मूल्य में कमी करती है, तो उसे अवमूल्यन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवमूल्यन। यहाँ रुपए का अवमूल्यन यानी भारत की सरकार ने जानबूझ करके घरेलू करेंसी में क्या की है? कमी की करी है, तो ये रुपए का अवमूल्यन कहलाता है।